हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक हो गया आपके अपने पसंदीदा चैनल कुछ क्लासेस में। और आज ये आपके लिए जो लेक्चर लेकर आ रहे हैं ये साइंस का लेकर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपका जो क्लासेस हम लाइव ले रहे थे उसमें वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे। तो आज के जो सेशन ये होने जा रहा है इसमें आपको लिखा हुआ भी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव मिलेगा और आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ वो भी आप लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वॉइस के साथ साथ आप लोगों को जो क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो आज मैं फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसके बाद आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल मैं अपने दूसरे चैनल पर डाल दूंगा कुछ ब्लॉग्स पर। वहाँ से आप लोग क्वेश्चन लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसी चैनल पर भी उन क्वेश्चंस का सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बिना किसी देरी करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका साइंस का। साइंस में मैंने आपको बताया साइंस आपका तीन है इसमें यूनिट साइंस का। पहला अगर यूनिट की बात करें हम तो आता है फिजिक्स, जो आप लोगों को आ रहा है 25 नंबर का बोर्ड में। दूसरे अगर यूनिट की बात करें हम तो आपका है केमिस्ट्री। थोड़ा ये बताए दे रहे हैं, अगर कोई बच्चा नया जुड़ा होगा तो उसको डिस्कशन में क्लियर हो जाएगा, जो 20 नंबर का। और तीसरा आपका यूनिट है बायोलॉजी का, जो भी आपका 25 नंबर का आएगा। अब बात करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से मल्टीपल क्वेश्चन कितने आएंगे। तो 7 क्वेश्चन मल्टीपल आपके फिजिक्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन आपके मल्टीपल केमिस्ट्री के आएंगे और 7 क्वेश्चन आपके मल्टीपल आएंगे बायोलॉजी के। तो इस प्रकार से आपका पेपर बनने जा रहा है। तो पेपर पर हम किसी दिन डीपली डिस्कशन करेंगे। पेपर पर हम लोग किसी दिन डीपली डिस्कशन कर लेंगे कि पेपर किस प्रकार का बनेगा, और पेपर पूरा सेक्शन ए और सेक्शन बी का भी मैं पार्ट आपको दिखा दूंगा। आज बिना किसी देरी करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं, जो कि है आपका फिजिक्स का। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आपकी 2 यूनिट है। 2 यूनिट है। अगर एक यूनिट की बात करें तो वो यूनिट आपकी आती है लाइट से रिलेटेड उसमें है, और लाइट से रिलेटेड यूनिट में आपका आता है 12 नंबर का। अब दूसरी जो यूनिट है वो आपकी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड यूनिट से आपका 13 नंबर का आएगा। तो आप लोगों को अब ध्यान ये देना है मेरे बच्चों कि लाइट और इलेक्ट्रिक दोनों अगर यूनिट हम लोग अच्छे से पढ़ लें इन्हीं 2-4 दिनों में, और जो आपका समय है उस टाइम पीरियड में अगर हम आप लोगों की यूनिट को क्लियर करा दें तो आप लोगों का फिजिक्स भी क्लियर हो जाए, केमिस्ट्री भी क्लियर हो जाए और बायोलॉजी भी। क्योंकि केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यही जो आपके 30 दिन है, इन 30 दिन में आपको हमारे चैनल पर लगभग एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर मिलेंगे, और उसके बाद कुछ लाइव लेक्चर सेशंस भी मिलेंगे। ये जो सेशन चल रहा है ये आपका लाइव सेशन ही चल रहा है। मॉर्निंग 4 बजे आपका ये लाइव हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं मॉर्निंग 4 बजे लाइव कर दूंगा। 4 बजे से ही सारे साइंस के लेक्चर आपको फिजिक्स के 4 बजे लाइव ही मिलेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें लाइट, तो अब हम ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, प्रकाश के बारे में ही बात करते हैं। तो प्रकाश क्या है, सबसे पहले आपकी बात करनी है हमको प्रकाश के बारे में। बात जब प्रकाश की आएगी तो पहले जो चैप्टर है इस टॉपिक में आज हम केवल प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही पढ़ेंगे। एक ही टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, और हम लोग केवल बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से देखिए यहाँ पर नॉर्मली 2 क्वेश्चन आपके उठेंगे। देखो प्रकाश के बारे में आप लोग डीपली पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं। नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे होंगे उनको मैं डीपली क्वेश्चंस को कराऊंगा और उनको साइंस का नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। साइंस का नोट्स हमारा अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। 499 रुपये कास्ट है साइंस के फिजिक्स के नोट्स की, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रकाश की बात हम करें तो प्रकाश में यहाँ पर आपका जो है पहला जो आपका रहेगा, यहां पर मल्टीपल क्या उठेगा, पहला मल्टीपल ये उठ सकता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो अगर हम बात करें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बारे में, तो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य बच्चा लोग होती है वो 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपका होता है 7500 एंगस्ट्रॉम तक। ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। दूसरी अगर बात करें प्रकाश के बारे में, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वह क्या होगी बच्चों, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते थे, इसीलिए मैंने प्रकाश के बारे में थोड़ा डीपली नहीं बताया आप लोगों को। बस मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन प्रकाश से, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार का स्वयं में ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को तो देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश मुझे स्वयं दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से इस प्रकाश को। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जो मुख्य हेडिंग आपकी आती है इस चैप्टर की, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।
प्रकाश का परावर्तन जो आपका होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है कि जब प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराता है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, और यह घटना आपकी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो समझिए क्या है, जैसे मान लिया कोई चिकनी अथवा पालिशदार सतह है, ये इसमें हमने पालिश कर दी, अब इसमें हमने जब पालिश की सतह पर, ये मान लिया कोई प्रकाश की किरण आ रही है इस सतह की ओर, और इस पर जब पालिशदार सतह पर टकराएगी तो अपने मार्ग पर क्या बच्चा लोग होगी, वापस लौट जाएगी। और ये जो घटना होगी, ये घटना आपकी क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोटरसाइकिल का जो शीशा होता है उसमें सूर्य की रोशनी आती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट आपका कहलाता है। जब प्रकाश की कोई किरण आती है कहाँ, और चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है, तो वो घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे ये कोई किरण है आपतित किरण, आपकी आने वाली किरण जो होती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आपकी हो जाती है परावर्तन के बाद वापस चली जाती है, वो होती है परावर्तित किरण। और यहां पर हम मान लेते हैं ये कोई एक अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये आपका कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है बच्चा, आपतन कोण, और इसको हम कहते हैं आपतन कोण आई। और ये कोण जो आपका होता है, ये होता है आपका परावर्तन कोण। क्या होता है, परावर्तन कोण आर। अब देखिए ये जो है, ये घटना जो पूरी है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश के परावर्तन में इसमें पूछा जाता है, आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझाइए, तब आप क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे जब प्रकाश किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराता है और वह प्रकाश की किरण जब चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराती है और वह अपने मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है, तो यह घटना आपका क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाएंगे, इसको मान लिया हमने क्या था, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ था। समझ लेना, नोट्स पूरा समझा देंगे जो होता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैं सारा समझा दूंगा, उसके बाद नोट्स वगैरह तो बाद की बात। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम दो हैं। परावर्तन के नियम कितने हैं, दो। हेडिंग नेक्स्ट आपकी पड़ेगी प्रकाश परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। क्या लिखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। क्या होंगे, सदैव एक ही तल में होंगे बच्चों लोग। दूसरा आपका क्या है, ये आपतन कोण था, ये परावर्तन कोण था, ये दोनों बराबर रहेंगे। तो क्या आप लिखोगे, आपतन कोण इज ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण के, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर। इस चीज का आप ध्यान रखना, ये हो सकता है आपका एमसीक्यू में आ जाए। तो आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है बच्चों, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये तो आपके हमने अभी बात की प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है, परावर्तन के नियमों के बारे में और प्रकाश के बारे में। अब हम बात करते हैं दर्पण, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा दर्पण होगा। और दर्पण क्या होता है, ऐसे पालिशदार सतह होती है जिसमें प्रकाश का परावर्तन समतल पर होता है। कोई एक पालिशदार सतह है जिसमें प्रकाश का परावर्तन समतल पर हो, वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो दर्पण तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी पालिशदार सतह है जिसमें प्रकाश का परावर्तन समतल पर हो, दर्पण कहलाता है। अब दर्पण की बात हम करें, देखो दर्पण ये टॉपिक जो है ये इस चैप्टर में थोड़ा इसकी जान है। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन तो हो सकता है लिखने को ना मिले, लेकिन ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन करना चाहते हैं तब, समझ आ गया। अब क्या है, दर्पण में हम लोग बात करते हैं तो दर्पण दो प्रकार का हमारा होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला दर्पण जो हमारा होता है वो होता है समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण जो हमारा होता है वो होता है गोलीय दर्पण।
समतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ भी समतल ही होता है। और गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है। कोई कांच का खोखला गोला रहेगा उसको काट कर हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में आपको डीपली पढ़ना नहीं है, समतल दर्पण के बारे में आप लोगों को डीपली पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस से आउट है। दूसरी चीज क्या है? गोलीय दर्पण आपको पढ़ना है। अब गोलीय दर्पण की अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है आपका अवतल दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसको पढ़ाना इसीलिए जरूरी है। अब अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें पालिश जो होती है ना ये उभरी हुई सतह पर हो। वह दर्पण जिसमें पालिश उभरी हुई सतह पर होती है वह दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाता है, तथा वह दर्पण जिसमें पालिश आपकी दबी हुई सतह पर हो वह आपका क्या कहलाता है बच्चों? उत्तल दर्पण। यही लिखा होगा कापियों में, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है लेक्चर में, ठीक है। तो अब देखिए, या तो इस प्रकार से बोलने जैसे अभी मैंने बोला, या फिर हम अवतल दर्पण ये बोल के कह सकते हैं वह दर्पण जिसमें परावर्तन कहाँ हो? दबी हुई सतह पर हो, वह आपका अवतल दर्पण होगा। और जिसमें परावर्तन उभरी हुई सतह पर हो वो क्या होगा? आपका उत्तल दर्पण होगा। अब बात आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ये गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे ये कोई डायग्राम है, अवतल दर्पण ही हमने मान लिया, ठीक है। ये ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। अब सबसे पहले अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो आपकी जो परिभाषाएं होंगी वो क्या होंगी? जैसे वक्रता केंद्र है, दिखाई नहीं दे रहा? हाँ और डार्क व्हाइट दिख रहा है इसमें, नहीं चाक से लिखा हुआ साफ पे, चाक से लिखा हुआ साफ, इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड वो तो इसमें है ना, तो वो तो प्रॉब्लम रहेगी बैकग्राउंड की, क्योंकि जब साफ कर रहे हैं ना, हमने इसीलिए बोला था कपड़ा रखो तुम लोग। अब ये लाइव में ये प्रॉब्लम आएंगे लेक्चर में, अब आगे से ध्यान रखना ये, क्योंकि साफ करते ही ये डस्ट इसमें होती है ना तो वो डस्ट ही वाइट हो जाती है पूरी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बात चल रही थी वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र कुछ नहीं है, समझने की बात है, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो है ये दर्पण के केंद्र का क्या है भाग है? ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव P है, ठीक है। इन चीजों को केवल समझते हैं। फोकस क्या होता है? फोकस भी ये है वक्रता केंद्र के आधा होता है, ठीक है। P से F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और C से P के बीच की दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बस इसमें यही चीजें हमको समझनी थी। ये आपका दर्पण का द्वारक है, M1/M2 मान लेंगे। अब हम केवल बात करते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। देखो, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के दो तीन नियम होते हैं, दो तीन नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? यदि देखिए ये पहला नियम है, ये मान लिया हमारा ध्रुव P है, ये फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। यदि वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो परावर्तन के पश्चात वे वस्तु कहां से होकर जाएगी बच्चों? फोकस से होकर जाएगी। यदि वस्तु ये कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है, कोई किरण है, पहला देखो नियम क्या है, ध्यान देने की बात है। कोई उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा क्या है? यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गई है, ये F है या C है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है यदि कोई किरण है और वह क्या है? वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है तो वह क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र शीर्ष पर ही, वक्रता केंद्र C से ही वापस चली जाएगी। तो नियम समझ में आ गए। पहला नियम कहता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। दूसरा नियम यह कहता है यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम यह कहता है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वे वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। तो ये तो हो गए नियम। अब इन नियमों का उपयोग कहाँ होगा? अब हम इस पर बात करते हैं। हम आपको केवल तीन चीजें पढ़ाएंगे अभी, और तीन आप लोगों को खुद करने हैं। जैसे पहली जो मुख्य हेडिंग आपकी रहेगी
वे आपकी ये रहेगी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और यहां से बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसमें ए पार्ट रहेगा जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहां हो, अनंत पर। तो देखिए इसका डायग्राम क्या होगा। इसका जो डायग्राम होगा थोड़ा डायग्राम बनाते हैं दोबारा से, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये हमारा कोई दर्पण का द्वारक हो गया, ये देखिए हमने बना दिया है। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब ये कोई वस्तु गई है, मान लिया अनंत पर कोई वस्तु रखी है ओ डैश, ठीक है। ये यहाँ पर आई और आई डैश बनेगा, ये यम और यम1 है, यम2 है, ये पी है, ये यहाँ पर आई और आई डैश बन जाएगा मुख्य फोकस पर, ये सी है। अब देखिए इसको समझना है, चित्र कैसे बनाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। आपका बोर्ड में ये डायग्राम आपको जैसे यहाँ पर 6 कंडीशन है अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने की। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने की 6 कंडीशन है। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के मध्य हो, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो, यही आता है, ठीक है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच जाएगी वस्तु, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, फोकस पे जाएगी और फोकस और मुख्य अक्ष के मध्य जाएगी। ये 6 कंडीशंस आपकी होंगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब तक प्रतिबिंब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यह है, अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बन रहा है, इसके इधर वस्तु बनेगी, तब तक हमारा प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा। और इस दर्पण के जब पीछे वस्तु बनेगी तब हमारा प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा। डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, आप लोग कोई चांदा लेंगे या प्रकार, गोलीय दर्पण है तो आप इसको थोड़ा गुलाई में दिखाना बोर्ड में, और क्या करना है, गुलाई दिखाने के बाद आप लोगों को इस प्रकार से इसमें पॉलिश कर देनी है। समझ लेना, एक एक पॉइंट में बता रहा हूं बहुत धीरे धीरे, इसीलिए आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 4 नंबर का आपका उठेगा। अब क्या है, ये हमने गुलाई कर दी, ये M1, ये M2, ये P। अब देखो P और F के बीच अगर आपने दूरी 2 सेंटीमीटर की रखी है तो F और C के बीच की भी दूरी 2 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब ये है, अगर PF आपका 2 रहे, ये पटरी से वहां देख लेना, तभी डायग्राम एक्यूरेट आएगा, अदरवाइज आपका डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो PC कितना होना चाहिए बच्चा लोग, 4 सेंटीमीटर। तब आप वस्तु रखना उसके बाद अनंत पर, और तब आप वस्तु के कंडीशंस को फॉलो करना। तो इन दूरियों का बहुत बड़ा आपका वो होगा रोल। तो इन दूरियों को बच्चा लोग थोड़ा ध्यान से आपको करना है, क्योंकि आप लोगों का जो डायग्राम होगा ना, उसी डायग्राम के थ्रू आपको नंबर मिलेंगे, ना कि थ्योरी की थ्रू। क्योंकि जब वस्तु अनंत पर है, इसमें देखो अब थ्योरी क्या लिखनी है, सभी में यही लिखनी है। क्या लिखोगे, माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, सभी में लिखनी है, ठीक है। एक वस्तु, जो वस्तु क्या है, वस्तु O डैश कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। एक ध्रुव मतलब एक दर्पण, अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 व M2 है, फोकस मुख्य जो है मुख्य बिंदु P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु जो अनंत पर रखी है, O डैश वस्तु रखी है, ठीक है। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, देखो बता रहे हैं, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, फोकस से। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, जो किरण फोकस से होकर जाती है वे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो क्या लिखोगे, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है वे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और क्या लिखोगे, तथा अनंत से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वे क्या होती है, अपने ही मार्ग पर
क्या होती है, वापस लौट जाती है। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी वह अपने मार्ग पर वापस ही लौट जाएगी। समझ आ गया। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई और आई डैश, वस्तु का प्रतिबिंब क्या, आई और आई डैश क्या होता है, मुख्य मतलब कि क्या होता है, फोकस पर, मुख्य फोकस पर वास्तविक बनता है उल्टा, तथा वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, क्योंकि अनंत पर वस्तु की नहीं कितनी बड़ी होगी। तो क्या ये चीज अब देखो ध्यान रखनी है, क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अनंत पर होगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि वस्तु सीधी होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बनेगा, और कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, तथा क्या एक कंडीशन होगी, वह कहां पर होगा, मुख्य फोकस पर। देखिए अब क्या है, एक चीज देखना, वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा था, मुख्य फोकस पर। ये आप लोगों के दैनिक जीवन में आप लोग परछाई अपने लोग चलते हैं ना, तो ये परछाई हमारी इमेज बनती है, और हम लोग क्या करते हैं, इमेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो हम है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, परछाई है। अब ये ऑब्जेक्ट करेगा इमेज को पकड़ने की कोशिश, तो इमेज इधर बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, यही तो प्रोसीजर होता है। अब देखो समझ लो, अब हमने क्या किया, जब दूसरी कंडीशन हमारी आएगी, सारे समझाए दे रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको समझ लेनी है। बस अभी यहीं पर हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, अब दूसरा हमें यह करना है, वस्तु कहाँ पहुंच जाएगी, वस्तु अनंत की जगह कहाँ पहुंच जाएगी नेक्स्ट कंडीशन में, चलो देखते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं फिर, चलो एक दो समझा देते हैं लिखवा के। जब वस्तु वक्रता केंद्र समझ लेना और अनंत के मध्य हो, अब यहां पे फिर से समझ लो एक बार, क्या करेंगे, डायग्राम कैसे बनेंगे हमारे, मान लिया ये वस्तु यहाँ आ गई है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, अब वस्तु हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ले आए, समझिए क्या होगा, थ्योरी सारी वही है। M1 और M2 क्या है बच्चों, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस क्या है, F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। एक वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित है। वस्तु क्या है, एक वस्तु O डैश लिख लेना, ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित है। अब क्या है, वस्तु के बिंदु O डैश से चलने वाली, किसके चलने, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अभी नियम पढ़ाया था कि जो किरण समांतर जाती है वो फोकस से होकर जाती है, जो फोकस से होकर जाती है वो समांतर हो जाती है। तो क्या है, O डैश से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा जो किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वह अपने मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब आप लोगों को अभी मैंने बताया था, यहाँ पर ये भी ये चीज ध्यान देनी है बच्चा लोग, अगर P और F के बीच की दूरी 3 है तो F और C के बीच की भी दूरी 3 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फोकस दूरी से वक्रता केंद्र क्या होना चाहिए, वक्रता फोकस दूरी जो हो वे अगर 3 है तो वक्रता दूरी कितनी हो जाए, वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, वक्रता दूरी बोल रहे हैं वक्रता त्रिज्या, तो वो 3 की जस्ट दोगुनी यानी 6 होनी चाहिए। मतलब कि ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसको 6 सेंटीमीटर पे रखना है। अगर ये नहीं करोगे तो डायग्राम आपका गलत हो जाएगा, आप लोग बना के देख लेना एक बार,
जैसे हम बता रहे हैं उस हिसाब से बनाना। फिर आप लोग ऐसे बनाना कि ये 2 रखना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2 रखना और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 रख देना, डायग्राम ना गलत हो जाए तो कहना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा डायग्राम को बारीकी से बनाना और अच्छे से बनाना, ठीक है। तो दूसरा मैंने समझा दिया क्या करना है, M1/M2 एक फोकस वो है, अवतल दर्पण है, सब कुछ हो गया। जहाँ पर प्रकाश की किरण चली गई थी, ठीक है, इतना हो गया था। अब क्या लिखोगे, देखो एक बार रिकॉल कर रहा हूँ मैं, M1/M2 एक फोकस दूरी है, M1/M2 एक फोकस दूरी है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता त्रिज्या क्या है, C है। एक वस्तु O डैश वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखी हुई है। वस्तु के बिंदु O डैश से प्रथम प्रकाश की किरण जो चलती है वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्यों होकर जाती है, क्योंकि जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, ठीक है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, I और I डैश बनता है। अब कैसा बनता है, I और I डैश वस्तु से छोटा ही बनेगा, वस्तु से छोटा, ठीक है। क्या बनेगा, वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कंडीशन क्या होगी, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक, उल्टा। और एक कंडीशन आप बताओ कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य, चौथी कंडीशन। तो ये चीजें हैं, ये मुख्य चीजें हैं, ये इन्हीं के लिए हम प्रतिबिंब, अभी हमने बताया जितनी वस्तु आगे जाएगी उतना प्रतिबिंब इधर भागेगा। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर लेकर चलते हैं, ठीक है, कहाँ लेकर चलते हैं, वक्रता केंद्र। और यही 3 हम समझाएंगे, उसके बाद 3 आपको खुद करने हैं और चौथा उत्तल दर्पण वाला आपको खुद प्रिपेयर करना है। अगर किसी को कोई डाउट रह जाए तो मैं वो 3 और चौथा उत्तल दर्पण वाला उसका मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, बस कमेंट कर देना आप लोग नीचे कि सर मेरे को वो भी समझने हैं, तो मैं वो समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 1-1.5 घंटे का लेक्चर जो लाइव चलेगा, क्यों अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से मैं थोड़ा अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन भी लेना है और अन्य टॉपिक भी लेने हैं। जैसे अभी मैं आपको ये समझाने के बाद आपको हमें संबंध समझाने हैं, ठीक है, ये चिन्ह प्रॉपर्टी समझानी है और उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन कराना है, ठीक है। तो अब बस वक्रता केंद्र की ओर मूव करते हैं, चलिए रफ करते हैं इसको और वक्रता केंद्र पर मूव करते हैं। इसको थोड़ा बना रहने देते हैं क्योंकि और वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। लाइट आ रही और जा रही है बार बार, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। और ये थोड़ा सेट करते हैं क्योंकि ये तो बदल जाएगा। और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा P था, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर C पर कोई वस्तु रखते हैं और C पर वस्तु रखने के बाद ये जाती है इधर, ठीक है, और एक ये इधर से जाती है, ये इधर, ठीक है। मान लिया ये हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे मान लिया हमारा C है, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है। थोड़ा समझ लेना, मैं समझाना चाहता हूँ केवल, ज़्यादा डीपली अब जाना भी नहीं चाहता हूँ। ये हमारा वक्रता केंद्र, ये C है, ये F है, ठीक है। ये वस्तु जाएगी, ये आएगी, ये किरण ये, ठीक है, ये जाएगी, ये जाएगी। ये O डैश था, ये यहाँ पे बनेगा I और I डैश, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। थोड़ा माइक सेट करते हैं यार, दिक्कत हो रही है। हाँ ठीक है, अब देखते हैं क्या है। देखिए भाई, हमारा 2 बार का एक ही स्लोगन, M1/M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या C है। एक वस्तु O डैश वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, वस्तु के बिंदु O डैश से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, देखो ना, वे परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब I और I डैश बनता है। हो गया। कैसा बनता है, बराबर, किसके बराबर, वस्तु के बराबर। अब ये कंडीशन पूछी जाएगी कि अवतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो किस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बराबर बनता है। तो आप लोग विकल्प क्या चूज करोगे, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु होगी तभी प्रतिबिंब बराबर बनेगा। बराबर बनता है, बराबर तो बनेगा, किसके बराबर बनेगा, वस्तु से, ठीक है। अब क्या होगा, आभासी होगा या वास्तविक। हमने कहा अभी जब तक इधर रहेगा तब तक वास्तविक रहेगा, जैसे ही दर्पण के पीछे जाएगा तब आभासी होगा, तो वास्तविक जाहिर सी बात बनेगा।
कैसा बनेगा बच्चा लोग, बराबर हो गया, वास्तविक हो गया। अब बताओ एक चीज क्या बचती है, कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। और कैसा बन रहा है, उल्टा। ठीक है, बस इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब वो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, आप लोगों को हम बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो चिन्ह प्रपाटी है। ठीक है, चिन्ह प्रपाटी हम आप लोगों को बोले दे रहे हैं, वो आप लोग लिख लीजिए नोट्स से देखकर, जिसको लिखना है चिन्ह प्रपाटी। ठीक है, चिन्ह प्रपाटी जिसकी ना लिखी हो, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी का जो है वो बहुत बड़ा रोल है इसमें, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में। यहीं से इसके बाद आपका सीधा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है और लगभग लेक्चर समाप्ति की ओर है। प्रकाश परावर्तन को हमने लगभग समाप्त कर ही दिया है। ठीक है, अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ये यहाँ से लिख लेना, क्योंकि पीछे का आप लोग अगर नहीं भी लिखा होगा तब भी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं न्यूमेरिकल। अगर जिसका नहीं लिखा हो चिन्ह प्रपाटी, वो चिन्ह प्रपाटी जरूर लिख ले, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी का बहुत बड़ा रोल है गोलीय दर्पण के लिए। चिन्ह प्रपाटी समझ लीजिए भाई क्या है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी। पहला क्या है, पहला है अवतल दर्पण के लिए यू बी और एफ। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। यू बी और एफ के मान कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे अवतल दर्पण में। यू बी एफ तीनों दोनों निगेटिव रहेंगे। यदि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है, लिख लो, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, लिख लो अगर मैं बोले दे रहा हूं, यदि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है तो बी का मान धनात्मक, दर्पण के सामने बनने पर बी का मान क्या रहता है, ऋणात्मक। देखो एक कंडीशन है, अगर अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। समझ लो चिन्ह प्रपाटी भी। अब अभी तो हमने कह दिया अवतल दर्पण के लिए यू वी और एफ चाहे कंडीशन माइनस रहेंगे, और यदि अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब पीछे बनता है तो बी आपकी धनात्मक हो जाएगी बच्चा लोग। बी क्या हो जाएगी, धनात्मक। एंड यू और बी आपका यू एंड एफ आपका क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। तीसरी कंडीशन आप लोग समझ लीजिए, तीसरी कंडीशन है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए एफ आर, मतलब कि जो आपका आर का मान करें तो एफ एवं आर का मान धनात्मक तथा बी का मान ऋणात्मक लेते हैं। बी का मान क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। किसके, देखो एफ किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ये लिख लेना, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, सभी बच्चे जो लाइव पे जुड़े हुए हैं। उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए आपका क्या होगा, एफ और एफ हो गया, एफ हो गया आपका, और यू ये क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा, यानी कि यू दोनों में ऋणात्मक होगा। और बी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बी पॉजिटिव होगा आपका, और बी सॉरी एफ और बी पॉजिटिव, नोट्स में गलत लिखा है, ये आपका एफ और बी ये पॉजिटिव रहेगा, बी निगेटिव रहेगा। ठीक है, क्लियर करा देंगे थोड़ा देखकर, अगर कोई डाउट होगा यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और बी का मान अगर दर्पण के सामने है तो धनात्मक ही रहेगा। तो ये आपकी चिन्ह प्रपाटी कुछ थी। ठीक है, चिन्ह प्रपाटी के बाद हम बात करते हैं कुछ बेसिक फार्मूलेज पर, और फार्मूले के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो आपके आंकिक प्रश्न है उन पर हम सीधे मूव करते हैं। चिन्ह प्रपाटी आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर चिन्ह प्रपाटी का जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा डिस्कशन में थोड़ा शायद नोट्स में गलत लिखा होगा, और जो मैंने लास्ट में लिखा था कि इधर पॉजिटिव रहेगा उधर निगेटिव रहेगा, वो मैंने सही ही लिखा था। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आप लोग हमसे कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरा जो ऐप का लिंक है वो भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो हमारा। दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन है। और इंस्टाग्राम पर अगर चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर हमको फॉलो जरूर कर लें। ठीक है, मामाया क्लासेस करके आपका मामाया क्लासेस या पुश क्लासेस करके आप लोगों को फेसबुक पर भी पेज मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग जाकर वहां पर हमारे चैनल को क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल के पेज को लाइक कर सकते हो, और अदर पीपल के साथ भी शेयर कर सकते हो। शेष अब हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि दो सूत्र होते हैं।
एक तो सूत्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए। इसका पहले आप लोगों के पहले आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन था, अब नहीं है। यू वी एफ का संबंध क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है। समझ गए क्या होता है दर्पण, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तथा क्या होता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना, इसी से अभी न्यूमेरिकल लगेंगे। फोकस दूरी के बीच संबंध। मैं 5-6 न्यूमेरिकल यहाँ केवल कराऊंगा, शेष न्यूमेरिकल में चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाइए, सारे क्वेश्चन लिखिए इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद उनका सोल्यूशन कीजिए। अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सोल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। इतना ठीक है, बस कमेंट कीजिए कि सोल्यूशन सर नहीं मिला है, ठीक है, तब मिलेगा। अब क्या है, ये इसके बीच संबंध है ना, तो क्या होगा, एफ इक्वल टू होता है r/2, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं r इक्वल टू 2f। लिख लीजिए सभी लोग, राउट डाउन कर लीजिए, उस फार्मूलेज हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल 5-6 ही न्यूमेरिकल कराऊंगा। सॉरी, लिख लीजिए। न्यूमेरिकल पहला लिखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, प्रॉब्लम 1। मैं एक क्वेश्चन लिख के समझा दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कोई नहीं लिखूंगा, मैं केवल बोलूंगा एक दर्पण अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। सॉरी, मैं केवल एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा बच्चा लोग। दर्पण कौन सा है पहले ये लिख लो, अवतल दर्पण के लिए। इसी प्रकार से बोर्ड में करना, चिन्ह पर पार्टी याद रखना। कहीं कदार ऐसा हो जाता है न्यूमेरिकल पोर्शन, वो सॉरी मल्टीपल पोर्शन में आपको डबल आंसर मिल जाए। वैसे इसका तो आंसर 10 आएगा, अब +10 रहेगा या -10 रहेगा, ये आपका चिन्ह पर पार्टी निर्धारित करेगा ना। तो वक्रता त्रिज्या तो प्लस में ही लेंगे। तो देखो क्या दिया गया है आपको, r जो दिया गया है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दी है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या दी है, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है ना, ये f बराबर क्या हो जाएगा, फाइंड करना। तो इफ इक्वल टू क्या होता है, r/2, तो क्या हो जाएगा 20/2, यानी कि f बराबर क्या आ जाएगा 10, मात्रक ध्यान रखना, सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल दर्पण है तो इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, बट अगर ऐसा छोड़ना चाहें ऐसा भी छोड़ सकते हैं। अगर मल्टीपल में माइनस है तो आप लोग माइनस में भी लिख सकते हैं। ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या 20 है, और ये भी जानते थे कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मैंने तुरंत फार्मूला एप्लीकेबल किया, सूत्र इस प्रकार से लिखना, इस प्रकार से थोड़ा सूत्र f इक्वल टू r/2 से क्या किया, r का वैल्यूएशन पुट किया, दो मान निकाल दिया। अतः फोकस दूरी बराबर हमारा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, मैं बोलता हूँ आप लोगों को, और जो लिखना चाहें क्वेश्चन लिख लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या है, सोल्यूशन कराते हैं डायरेक्ट पढ़ के क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति तथा दूरी ज्ञात कीजिए। स्थिति और दूरी देखिए क्या है, क्वेश्चन में मैंने बोला एक अवतल दर्पण है, तो सॉल्यूशन आप लोग दूसरे क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी एफ होता है इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण है तो हम कैसा लेंगे, माइनस का, क्या लेंगे, माइनस का 15। अभी मैंने बताया था माइनस भी लिख सकते थे आंसर को, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या रहती है, माइनस। तो 15 सेंटीमीटर हुआ। आगे क्या कह रहा है, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है, वस्तु। तो वस्तु की दूरी बच्चों क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी है, वस्तु रखी है। क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा। तो माइनस का 20 क्या हो जाएगा, हमारी वस्तु, या फिर और यू दे दिया है। अब हमें क्या याद करना है, प्रतिबिंब की दूरी। सूत्र में अभी बताया था, यू और बी और एफ के बीच का संबंध 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब हमें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। तब क्या होगा, तब क्या होगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f क्या है हमारा बच्चा, मान रख दें, हल कराते हैं फिर समझाते हैं। इधर हमको अब आप लोग इसको हल कर लो। इसको हल करना है, देखो कैसे करेंगे। 15 और 20 है, ठीक है। 15 और 20 दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 60 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 दूती 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 60 ले लो लासा में 60। तो क्या हो जाएगा, 15 चक्कू 60, यानी कि ऊपर माइनस का 4 प्लस, और 20 तिया 60, माइनस का 1/60, ठीक है। सॉरी, इसका लासा लेना है, 1 मिनट ध्यान दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 20 तिया 60, 15 चक्कू 15 कम 15, 15 दूती 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 होगा। तो इसमें 4 से गुणा और 4 से इस प्रकार से कर लो। चलो गड़बड़ हो रहा है ना, कैलकुलेशन में ही थोड़ा ध्यान रखना है। ऊपर 4 से गुणा, नीचे 4 से गुणा, प्लस ऊपर क्या हो जाएगा 1/20, ऊपर 3 से गुणा, नीचे भी 3 से गुणा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 4/60 प्लस 3/60। अब क्या हो जाएगा, सही था यार, बेफालतू में कंफ्यूजन में जा रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा, माइनस 1/60। देखिए यहाँ भी बन, यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई, प्रतिबिंब की दूरी क्या आई, 60 आई, और निगेटिव है, यानी कि दर्पण के सामने होगा। ये चीज़ लिख लेना। क्यों, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या आई, इधर दिख रहा होगा, लिख लेना। प्रतिबिंब की दूरी बराबर b बराबर, आवर्धन का सिलेबस में था नहीं क्वेश्चन, इस वजह से आवर्धन वाले क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा। -20 सेंटीमीटर, और चूंकि दूरी क्या है, ऋणात्मक है, लिख लेना। दूरी क्या है, ऋणात्मक है, ये बात लिख लेना। तो बस प्रतिबिंब जो है स्थिति क्या होगी, दर्पण के सामने की, यानी कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट का पूरा सीरीज क्वेश्चन का दे रहा हूँ। उसके बाद इसी चैप्टर के, मतलब ये तीनों जैसे ही चैप्टर खत्म हो गए, अपवर्तन लेंस और इनके सारे न्यूमेरिकल, और सारे न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट दूसरे चैनल पर जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट लिखना। यहाँ पर मैं अगर नहीं होता है, जो क्वेश्चन ना हो उसी का सोल्यूशन मांग लेना। मैं कोशिश करता हूँ सारा सोल्यूशन आप लोगों को फिर प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका एक MCQ बना देता हूँ, और आप लोगों का 12 नंबर, आज 10 तारीख है ना, 10 है, चलो 10 मतलब संडे तक आप लोगों का ये 12 नंबर का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, बहुत मस्त, ठीक है। मतलब कि संडे तक ये 12 नंबर जो लाइट का है बहुत बढ़िया तैयार होगा, आई प्रॉमिस यू, मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ।
अब देखिए न्यूमेरिकल क्या, न्यूमेरिकल कह रहा था एक अवतल दर्पण है, क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है, 2 ही न्यूमेरिकल कराता हूँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, मतलब कि ये अभी लाइव चल रहा है 4 बजे, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को मैं सीरीज जो है मैं कोशिश करता हूं कि आज ही प्रोवाइड करा दूं शाम तक क्वेश्चंस की। अगर आज प्रोवाइड नहीं हो पाती है तो मैं कल पक्का आप लोगों को सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा। जो कल का लेक्चर आएगा ना उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे आ जाना, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है यूपी बोर्ड एग्जाम्स करके, कम्युनिटी बना रखा है, आप लोग नंबर कमेंट कीजिए, मैं आपको ऐड करता हूँ, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन ने कहा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी दी थी 15 सेंटीमीटर, इसके सामने एक वस्तु थी 20 सेंटीमीटर की। तो हमने पहले ही लिख लिया अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि मैं चिन्ह प्रॉपर्टी आप लोगों को बता चुका हूं। तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी माइनस, वस्तु की दूरी भी माइनस। अब देखो प्रतिबिंब की दूरी जो आई वो भी माइनस आई। उसने क्या किया, सॉरी 60 है, यहाँ पे मैं 20 लिख गया था यार, सॉरी 60 है, ठीक है। तो देखिए फोकस दूरी बराबर -15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी निकालनी थी b, मैंने फार्मूला अप्लीकेबल कर दिया, कोई ज़्यादा कठिन तो क्वेश्चन है नहीं, फार्मूला लगाया, या फिर b दिया था तो मैंने b को u दिया था तो प्रतिबिंब की दूरी निकालनी थी, तो मैंने क्या कर दिया, तब क्या होगा 1/b, ये इधर चला जाएगा, माइनस को हो जाएगा। f का मान रखा -15, 1/- माइनस 1/- माइनस माइनस क्या हो गया चलो प्लस 15 और 20 में लासा क्या मिल गया 60। थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन कंफ्यूजन में आ गया तो इसी वजह से मैंने डीपली कर दिया, क्योंकि मैं जैसा कैलकुलेशन करवाता हूँ वैसा ही कैलकुलेशन कर दिया फिर मैंने, ठीक है। ऊपर क्या होगा -4 + 3, यानी कि -4 है और +3 है, तो बचेगा क्या -1। मतलब कि कहने का मतलब ये आपके पास 4 रुपए थे किसी के कर्ज में, आपने उसके 3 रुपए पे कर दिए, तो आपके पास अभी भी तो कर्ज में 1 है, तो माइनस का 1 बचा, ये 1 है ये भी 1 है, ठीक है। अब ये 1 से 1 डिसमिस कर देंगे, तो बीच इंप्लाइज का चिन्ह लगा के आप लोग लिख देना b बराबर क्या हो जाएगा 60, क्योंकि ये हर अंश बराबर है तो हर भी बराबर होंगे। अंश जब बराबर है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा रखा है घातांक, जब अंश बराबर तो हर भी बराबर, तो b बराबर क्या हो गया -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी हमारी बच्चा लोग कितनी है -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा ना, क्योंकि माइनस का आ रहा है, मैंने बताया जब तक माइनस में रहेगा तब तक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, और जैसे ही पीछे बनेगा तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा पहली बात तो, ठीक है, उल्टा नहीं बनेगा। और कैसा बनेगा, जब पीछे बनेगा तो प्लस में दूरी आएगी, ठीक है। इसी के साथ करते हैं हम इस लाइव सेशन का एंड, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लाइव सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज का लाइव सेशन देखते हैं कितनी देर का होता है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लाइव सेशन आज का बहुत अच्छा लगा होगा, जानदार शानदार, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारा परावर्तन का खत्म कर दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी दे दूंगा। यदि आप लोगों को ये सेशन लाइव सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस लाइव सेशन को लाइक कीजिए, और कमेंट में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, और ये बताना ना भूलिए कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किस कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर का एंड। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।